हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा के विभाजन के बारे में तथा साथ साथ इसके संपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है हिंदी भाषा का विभाजन, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में फ्रेंड्स एक बात का याद रखें कि इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। यानी इस टॉपिक से अगर आप बात करें, हम प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पुटअप होता है, यानी कम से कम 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है। और फ्रेंड्स एक बात का याद रखना है, क्योंकि मैं जितनी भी हिंदी पढ़ा रहा हूँ कंप्लीटली पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, कोई भी टॉपिक पॉइंट्स नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे पॉइंटों को लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बारीकी से मैं अध्ययन करवा रहा हूँ, जिससे आपको हिंदी के ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड। एक बार आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली फ्रेंड्स, तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड्स। हमारा जो चैनल है वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही कराता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें वीडियो की तरफ चलने से पहले, और फ्रेंड्स वीडियो पे कमेंट भी किया करें, आपको जैसा लगता है फ्रेंड्स कमेंट भी किया करें। आप वीडियो को जितना लाइक करेंगे कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, उतना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए मुझे मेहनत करने में या वीडियो बनाने में भी खुशी महसूस होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स हमारे टॉपिक है आज का हिंदी भाषा का विभाजन। देखो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वो किस प्रकार किया गया, आज उस विभाजन के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यही है हमारा कि हिंदी भाषा का जो विभाजन है फ्रेंड्स 5 उपभाषाओं में किया गया है। कितनी उपभाषाओं में किया गया है फ्रेंड्स? 5 उपभाषाओं में किया गया है, और उन 5 उपभाषाओं को 8 बोलियों में बांटा गया है। एक बात याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि हमारा जो हिंदी भाषा है वो 5 उपभाषाओं में बटी हुई है, और इन 5 उपभाषाओं में 18 बोलियों को सम्मिलित किया गया है फ्रेंड्स। पहले एक बात याद रखें, तो हमारी हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं फ्रेंड्स? 18 तो बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं। एक बात याद रखना है, ये दोनों ही पॉइंट्स फ्रेंड्स आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। यूपी टेट के एग्जाम में तो ये कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस कि हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और 18 बोलियों में बांटा गया है। यानी कुल मिला के हम बात कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 क्या हैं फ्रेंड्स? बोलियां हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों की दोनों मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से इन दोनों पॉइंटों को याद कर लो कि हमारी हिंदी भाषा को हम 5 उपभाषाएं हैं हमारी हिंदी भाषा की, और बोलियां कितनी हैं? 18। तो फ्रेंड्स दोनों याद हो गए कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी? 5। हिंदी भाषा की बोलियां कितनी? 18। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात यहाँ पे हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि ये बोलियां क्या चीज़ होती हैं, उपभाषाएं क्या होती हैं और भाषा क्या होती है। तीनों के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स कि बोली क्या चीज़ होती है, उपभाषा क्या चीज़ होती है और भाषा क्या चीज़ होती है। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जो मेरी भाषा की जो वीडियो थी, सबसे पहली वीडियो हिंदी की, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, आपको और अच्छे तरह ढंग से यहाँ पे ये टॉपिक से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स समझें कि हमारी हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएँ। हिंदी क्या है? एक भाषा। ठीक है, तो भाषा की कितनी? हिंदी भाषा की उपभाषाएँ कितनी? 5। बोलियाँ कितनी? 18। तो 3 चीज़ हमारे सामने आ रही हैं, एक तो भाषा, एक बोली और एक उपभाषा। ठीक है, तो तीनों पॉइंटों को समझें फ्रेंड्स कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है और भाषा क्या है। देखो फ्रेंड्स, बोली क्या चीज़ होती है, पहले तो बोली ये देखें कि बोली क्या होती है कि बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, यानी एक छोटे से क्षेत्र में, मान चलो हम कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है फ्रेंड्स। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के उस राज्य में मान चलो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में? 75 जिले हैं, और उन 75 जिलों में मात्र हम कह दें कि 3 जिलों में कोई स्पेशल एक भाषा बोली जाती हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम कह सकते हैं कि मथुरा और जो आगरा है, यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। थोड़ी बहुत फिरोजाबाद में भी आती है, तो आगरा फिरोजाबाद के क्षेत्र और इधर मथुरा के क्षेत्र, इधर हमारा भरतपुर का भी ले सकते हैं, राजस्थान का है। तो ये 4 जिले क्या हैं, इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे जो बोली है यहाँ की क्या है? ब्रज बोली है। क्या है फ्रेंड्स? ब्रज बोली है। तो ये क्या है? छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है एक में।
तो वो बोली कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? बोली। हमारे भारत में खड़ी बोली बोली जाती है तो उसको खड़ी बोली बोल देते हैं। जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश में कह देते हैं फ्रेंड्स आपको, कि उत्तर प्रदेश का जैसे सपोज दैट मथुरा ले लें या मथुरा ले लें, मथुरा में कौन सी ब्रज बोली बोली जाती है? तो एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में, पूरे एरिया में नहीं, जैसे पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट में भी मान चलो हमारे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रेंड्स। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, कि मान चलो जैसे अलवर, और हम कह दें अलवर में मेवाती बोली जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद राजस्थान का, तो यहाँ पे क्या मेवाड़ी बोली जाती है। जोधपुर, बीकानेर उधर साइड में क्या है, मारवाड़ी बोली जाती है। तो ये क्या बोलियाँ हो जाती हैं जो सीमित क्षेत्रों में, एक दो जिलों में ही बोली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, तो बोली क्या है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो विशेषताएं कि बोली की दो विशेषता क्या है, कि बोली एक तो सब फ्रेंड्स क्या है, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का मतलब क्या है? एक छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी कि बोली में किसी साहित्य की रचना नहीं करते। ठीक है, अगर साहित्य की रचना हो जाती है फ्रेंड्स तो वो भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? भाषा या उपभाषा बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोली समझ में आपको आ गई। तो बोली में क्या है? साहित्य की रचना नहीं होती और ये छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा क्या है फ्रेंड्स? उपभाषा क्या होती है? तो उपभाषा देखो फ्रेंड्स, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली ना रहकर क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। मान चलो उस बोली में क्या है? ग्रंथ, पुस्तकें यानी किताबें लिखी जाती, कोई रचनाएं हो जाएं, किताबें लिखी जाएं, कोई लेखक उस बोली में क्या अपनी किताब रचनाएं कर दे, साहित्य का सृजन कर दे, तब वो क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोली में तो साहित्य की रचना नहीं होगी लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना हो जाएगी। अब आगे चल के देखिए भाषा क्या है फ्रेंड्स, कि भाषा क्या होता है? कि साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं और उसका विस्तार और उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। तो भाषा का मतलब क्या है? कि मान चलो अब वो क्या है, एक आध अब जिले से विकसित होकर मान चलो क्या हुआ, एक जिलों से मान बोली है, दो चार जिलों में बोली जाती है, अब उसमें साहित्य की रचना हो गई तो वो उपभाषा बन गई। लेकिन उपभाषा बनने के बाद में जो साहित्यकार हैं, जैसे मान चलो हम कह देते कि वो उत्तर प्रदेश की बोली थी लेकिन राजस्थान का कोई साहित्यकार उसको क्या उसमें भी रचना करने लग गया, इधर से हरियाणा का कोई साहित्यकार उसमें रचना करने लग गया, उसको सर्वमान्य रूप दे दिया उस भाषा को, तो वो दो तीन राज्यों में फैल गई वो भाषा, दो तीन राज्यों में उस भाषा का क्या होने लगा? सृजन होने लगा साहित्य का, तब वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात याद रखनी है कि साहित्यकार जब उसको परिनिष्ठित यानी सर्व परिनिष्ठित का मतलब होता है सर्वोच्च रूप क्या दे देते हैं? सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, तब जाके वो भाषा बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम 3 पॉइंट क्लियर हुए। बोली छोटे क्षेत्र में, उपभाषा छोटे क्षेत्र में पर साहित्य में रचना हो जाती है, और भाषा का मतलब बड़े क्षेत्र में और साहित्य की रचना भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स। अब देखो एक भाषा है, यानी एक भाषा के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स? कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंदर क्या होती है? कई बोलियां होती है। ठीक है, तो ये कड़ी है फ्रेंड्स, कि देखो कड़ी कैसे, कि पहले तो भाषा होगी, क्या होगी? भाषा, एक सिंगल भाषा। अब एक भाषा के अंतर्गत बहुत सारी क्या हो सकती हैं? उपभाषाएं, और एक उपभाषा के अंतर्गत क्या हो सकती है? बहुत सारी बोलियां हो सकती है। एक बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्रम होता है, एक भाषा के अंतर्गत कम से कम 10-5 उपभाषाएं होंगी और एक उपभाषा के अंतर्गत कम से कम 10-5 बोलियां होती हैं। ठीक है, ये डिवाइडेशन है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा, उससे छोटी इकाई क्या है? उपभाषा, और उससे भी छोटी इकाई क्या है? बोली। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखनी है। क्लियर पॉइंट्स? और सर यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए फ्रेंड्स। तो ये देखो फ्रेंड्स, जैसे हम सीटेट की एग्जाम्स दे रहे हो या यूजीसी नेट की एग्जाम्स दे रहे हो, तो उस समय निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं फ्रेंड्स। 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, इनमें 3 कथन सत्य होते हैं, एक कथन गलत होता है। तो उस समय एक कथन के रूप में रखा गया एक पॉइंट एक सीटेट की एग्जाम में, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं। एक क्वेश्चन दिया था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये कथन सत्य था फ्रेंड, बाकी के 3 कथन गलत थे। तो याद रखना कि एक भाषा में कई उपभाषाएं होंगी और कई उपभाषा एक उपभाषा में कई बोलियां होंगी। मोस्ट पॉइंट है, याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरी बात एक और याद रखना है यहाँ से, ये जो हमारा लास्ट का पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने हमारे भाषा परिवारों को वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने क्या किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1927 ईस्वी में अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हिंदी का उपभाषा व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है भारतीय भाषा सर्वेक्षण, या और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहीं से ये पुस्तक याद कर लीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि पृथ्वी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और आगामी अगर कोई पृथ्वी परीक्षा होने वाली हो, जैसे लेखपाल की हो, सपोज दैट टेट की हो, उनमें कहीं ना कहीं ये किसी न किसी रूप में पूछ ली जाएगी फ्रेंड्स। तो भारतीय भाषा सर्वेक्षण, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स आपको आंसर देना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। और इसमें इन्होंने क्या हिंदी की उपभाषा बोलियों का वर्गीकरण किया है, और ये पुस्तक कब लिखी इन्होंने? 1927 में लिखी। तो याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय भाषा सर्वेक्षण या ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपना, और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? भारतीय भाषा सर्वेक्षण की या ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, ठीक है, उसके लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, 1927 में लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट पेपर में पूछी जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। वर्गीकरण तो हमने पहले ही कर दिया कि हिंदी को 5 उपभाषाओं में और 18 बोलियों में बांटा गया है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं फ्रेंड्स? हिंदी भाषा के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो कितनी आती हैं? 18 आती हैं। और हिंदी की के अंतर्गत कितनी उपभाषाओं को में बांटा गया है? हिंदी को 5 उपभाषाओं में। तो फ्रेंड्स एक एक उपभाषा को अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स, मैं क्लियरली एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी 5 उपभाषाएँ, 5 उपभाषाओं में देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो हमारी उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी सबसे पहली उपभाषा है फ्रेंड्स। देखो इसके अंतर्गत कितनी बोली है? मैंने बताया कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं। तो हमारी भाषा क्या है? एक हिंदी भाषा है। इसके अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं? 5। और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं? 18। यानी एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं, और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं। तो हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं? 5। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और इस पहली उपभाषा जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत कितनी बोलियों को सम्मिलित किया गया है? 5 बोलियों को। यानी पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां सम्मिलित हैं? ये क्वेश्चन यहीं से याद रखना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लिएगा। एक क्वेश्चन तो ये कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 5, कितनी बोलियां? 18। अब वो ये पूछते हैं कि हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियों को सम्मिलित किया गया है? तो हिंदी भाषा की उपभाषा पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियों को सम्मिलित किया गया है? तो कुल कितनी बोलियों को सम्मिलित किया गया फ्रेंड्स? 5 बोलियों को सम्मिलित किया गया। और 5 बोलियां वो कौन कौन सी हैं? देखो फ्रेंड्स कि पश्चिमी हिंदी में जो सम्मिलित बोलियां हैं, पहली बोली है खड़ी बोली, दूसरी बोली है हरियाणवी, तीसरी बोली है ब्रजभाषा, चौथी बोली है कन्नौजी, और 5वीं बोली है बुंदेली। ठीक है फ्रेंड्स। तो पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है हिंदी कि इसके अंतर्गत 5 बोलियां सम्मिलित की गई हैं, 5 बोलियां आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से पूछ सकता है, आपको ऑप्शन दे सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का हिस्सा नहीं है। 3 बोलियां यहाँ से रख देगा ऑप्शन, मान चलो मैं ए में रख दूँ खड़ी बोली, बी में रख दूँ मैं हरियाणवी, सी में रख दूँ मैं कन्नौजी, और डी में रख दूँ मैं मैथिली। मैथिली यहाँ पे नहीं है, इसका भाग नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाएगा कि पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियाँ आती हैं? 5, और निम्न में से कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार करके 3 बोलियां यहाँ पर, एक बोली अन्य अगर दूसरी उपभाषा की रख के वो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। 2 क्वेश्चन इस प्रकार बन गए फ्रेंड्स यहाँ से। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट कैसे बनेगा फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन क्या है कि याद रखें फ्रेंड्स एक बात कि जो हमारी ये क्या है फ्रेंड्स, एक बात याद रखें कि ये 5 देखो बोलियाँ हैं कि इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको, जो खड़ी बोली है इस खड़ी बोली को हम कौरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कौरवी। और जो हरियाणवी है इसको बांगरू बोलते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि किस बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, तो किस बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस बोली को बांगरू के नाम से जाना जाता है, तो हरियाणवी बोली को बांगरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर यहाँ तक फ्रेंड्स। अब देखो कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी है फ्रेंड्स, कि जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी का विकास जिस अपभ्रंश से हुआ था उस अपभ्रंश का नाम क्या है फ्रेंड्स? शौरसेनी अपभ्रंश। मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा के विकास में 4 अपभ्रंशों का प्रमुख योगदान है। शौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। यानी इन चारों अपभ्रंशों से हिंदी की 5 उपभाषाओं का जन्म हुआ। वैसे शौरसेनी अपभ्रंश ही हिंदी की क्या है? उत्पत्ति वाली अपभ्रंश है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी जो पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है, इस उपभाषा का उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात एक और याद रखें कि इसकी जो पश्चिमी हिंदी है वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो याद रखें फ्रेंड्स, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ज़्यादातर। जो पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियाँ हैं, खड़ी बोली,
हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये दोनों की पांचों बोलियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बोली जाती है। जैसे कन्नौजी और बुंदेली उत्तर प्रदेश की ही स्पेशल बोलियां हैं, ब्रजभाषा भी उत्तर प्रदेश की है, इधर खड़ी बोली क्या है हरियाणा की, और ये हरियाणवी यानी बांगरू ये भी हरियाणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि राहुल जो सांकृत्यान थे इन्होंने खड़ी बोली को कौरवी कहा। क्या कहा फ्रेंड्स? कौरवी। यानी मैंने अभी बताया ना कि किस बोली को कौरवी भी कहा जाता है, तो खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। तो ये कौरवी खड़ी बोली को नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यान ने दिया था फ्रेंड्स। इन्होंने खड़ी बोली को कौरवी कहा था। और एक बात और याद रखें, उत्तर प्रदेश के जितने विद्यार्थी उनके लिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राहुल सांकृत्यान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निवासी हैं। ठीक है, कहाँ के? उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला है, उसके निवासी हैं। कौन? राहुल सांकृत्यान। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ था। किस में हुआ था फ्रेंड्स? पंदहा गांव में। इस गांव के निवासी हैं, आजमगढ़ जिले में पड़ता है ये गांव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमारी जो पश्चिमी हिंदी है उसके कितने पॉइंट्स याद रखने हैं फ्रेंड्स आपको परीक्षाओं की दृष्टि के लिए? पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं, तो 5 बोलियाँ आती हैं। कितनी आती हैं? 5। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सी बोली हिंदी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो 5 कौन कौन सी आती हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये 5 बोली किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किस बोली को कौरवी कहते हैं? खड़ी बोली को। किस बोली को बांगरू कहते हैं? हरियाणवी बोली को। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई थी पश्चिमी हिंदी की? तो सौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बोलने वाला वाचन क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश। किसने खड़ी बोली को कौरवी कहा था? राहुल सांकृत्यान ने। राहुल सांकृत्यान कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव के। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद में देखो दूसरी जो उपभाषा है फ्रेंड्स, वो दूसरी उपभाषा है हमारी राजस्थानी हिंदी। कौन सी है फ्रेंड्स? राजस्थानी हिंदी। देखो राजस्थानी हिंदी की जो बोलियाँ हैं फ्रेंड्स वो 4 हैं। कितनी हैं? 4। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे राजस्थान का नक्शा है, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये राजस्थान का नक्शा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखो ये राजस्थान का नक्शा है। इस राजस्थान के नक्शे की अगर बात करें फ्रेंड्स, जो ये निचला ये क्षेत्र है हमारा, ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी राजस्थान है, और ये पूर्वी राजस्थान है, ये उत्तरी राजस्थान है फ्रेंड्स, और ये पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, ये डिवाइडेशन में कर देता हूँ दिशाओं में, तो ये पूर्वी राजस्थान हो गया, ये उत्तरी राजस्थान हो गया, ये पश्चिमी राजस्थान हो गया, ये दक्षिणी राजस्थान हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर फॉर पॉइंट्स? ठीक है, यहाँ तक अब देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो राजस्थानी हिंदी है फ्रेंड्स, इस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल टोटल 4 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोलियाँ आती हैं? 4। मैंने भी बताया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? 5। और इधर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं? 4। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाड़ी या मालवी। ठीक है, मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है। मैंने अभी बताया था मैप में आपको कि पश्चिम राजस्थान कौन सा है, उत्तर राजस्थान कौन सा है, पूर्व राजस्थान कौन सा है, दक्षिणी राजस्थान कौन सा है। जो मारवाड़ी बोली है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती जो बोली है वो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जयपुरी ढूंढाड़ी बोली है फ्रेंड्स, ये पूर्वी राजस्थानी बोली है, और मालवी जो बोली है ये दक्षिण राजस्थान की बोली है। यानी राजस्थान में मैं आपको बता दूं बहुत सारी बोलियाँ यूँ तो, पर इन 4 बोलियों को हिंदी के अंतर्गत लिया गया है, और ये 4 बोलियाँ राजस्थान की 4 दिशाओं में बोली जाती हैं। और जो राजस्थानी हिंदी है फ्रेंड्स, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड्स वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुई थी। तो याद रखना, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी यानी इन दोनों हिंदियों का दोनों हिंदी की उपभाषाओं का जन्म सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। और जो ये राजस्थानी हिंदी है केवल राजस्थान में ही बोली जाती है, अन्य दूसरे किसी राज्य में नहीं बोली जाती। तो इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक? अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, तीसरी जो हमारी उपबोली है वो है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपबोलियाँ आती हैं? 3 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी फ्रेंड्स? बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जो बघेली है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, अवधी है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी है ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, जो पूर्वी हिंदी है फ्रेंड्स ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ सम्मिलित हैं, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। और ये किस अपभ्रंश से प्रभावित है? अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित है पूर्वी हिंदी। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, और इसका जो मुख्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये पूर्वी हिंदी बोली जाती है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, ये मत समझना फ्रेंड्स, पूरे मध्य प्रदेश में कुछ भागों में, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो चौथी उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। कौन सी है फ्रेंड्स? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियाँ सम्मिलित हैं। कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स बोलियाँ? एक मगही बोली, दूसरी भोजपुरी बोली और तीसरी मैथिली। ठीक है,
तो याद रखना कि वैसे तो ये जो बिहारी हिंदी है पूर्णतः बिहार में बोली जाती है, लेकिन इसकी कुछ झलक उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में जो इसके बॉर्डर पे इसकी सीमा पर स्थित हैं, बिहार की सीमा पर उत्तर प्रदेश के जो ज़िले स्थित हैं उनमें इन भाषाओं की झलक देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि बिहारी हिंदी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे तीनों बोलियाँ बिहार की हैं, बिहारी हिंदी में सम्मिलित हैं। और जो बिहारी हिंदी है फ्रेंड्स, ये मागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। आपको पूछ सकता है कि हिंदी की प्रमुख उपभाषा बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से प्रभावित है, तो किस अपभ्रंश से प्रभावित है? मागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। और बिहारी हिंदी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों बताने हैं आपको। तो क्लियर। पूर्वी हिंदी, हिंदी की जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी, किस अपभ्रंश से प्रभावित है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से प्रभावित है? मागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से प्रभावित है? सौरसैनी अपभ्रंश से। कुल मिला के बात हमने 3 अपभ्रंशों की 4 उपभाषाओं को पढ़ लिया है। ठीक है, और हमारी बोलियां कितनी आ गई फ्रेंड्स यहाँ तक? देखो फ्रेंड्स, बोलियां कितनी टोटल हो गई? देखो 5 तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां 5, और 4 ये हो गई, 5 और 4 9, और 3 इसमें तो 6 ये हो गई। 9 और 6 कितनी हो गई फ्रेंड्स? 15 बोलियां। 3 बोलियां और एक उपभाषा बची है। तो देखो फ्रेंड्स, 5वीं उपभाषा आ गई हमारी। 5वीं उपभाषा है, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। तो कुमायूनी और गढ़वाली ये दोनों पूर्वी पहाड़ी में आती हैं और ये पश्चिमी पहाड़ी अलग है। तो इस प्रकार 3 बोलियाँ हो गई फ्रेंड्स पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? 3, कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी हिंदी। और जो इसकी पहाड़ी हिंदी है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड्स वो खस अपभ्रंश से हुई थी। यानी हिंदी की प्रमुख उपभाषा पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से प्रभावित है? तो खस अपभ्रंश से प्रभावित है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये पहाड़ी हिंदी है ये मुख्यतः उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ सारे पॉइंट्स कि सबसे पहली उपभाषा हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत 5 उपबोलियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी उपभाषा है हमारी राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत कितनी? 4 उपबोलियाँ। तीसरी उपभाषा हमारी कौन सी है? पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत 3 उपबोलियाँ, 3 बोलियाँ। और चौथी जो हमारी उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत 3 बोलियाँ। और जो 5वीं हिंदी है हमारी, 5वीं उपभाषा है वो पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत भी कितनी है? 3। ध्यान रखना, सबसे पहली के अंतर्गत 5, दूसरी के अंतर्गत 4 या 9, और बाकी के अंतर्गत क्या है? 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। हम याद कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? आपको मैं ये याद करने का तरीका भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी कौन सी आई थी? पश्चिमी हिंदी आई थी। कौन सी आई थी? पश्चिमी हिंदी आई, तो पा लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में क्या आई थी? राजस्थानी हिंदी आई, तो राजस्थानी हिंदी भी लिख दिया। फिर उसके बाद में हमारी तीसरी कौन सी आई थी फ्रेंड्स? पूर्वी हिंदी आई थी। ठीक है, तो पू लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो चौथी हिंदी कौन सी आई थी हमारी? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सी आई थी? पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पर पूवी पहाड़। ठीक है, पर पूवी पहाड़, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। तो पर पूवी इसका मतलब 5 9 3 3 3। ठीक है, तो ये इस प्रकार याद रख सकते हैं। हम आपको बता देते हैं, सॉरी, अरे यार, किस प्रकार याद रख सकते हैं इनके? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले 54 333। ठीक है, इस प्रकार याद रखना है आपको, 54 333। और याद यहाँ से क्या करना है? पर से पश्चिमी से हो गया, राजस्थानी हो गया। ठीक है, ये दोनों क्रम हो गए। फिर ये पूवी, ठीक है, पहाड़। ठीक है, पर पूवी पहाड़, तो 54 333 इस प्रकार याद रखना है फ्रेंड्स। एक बात और याद रखना है, कई जगह जो उपभाषाएँ हैं फ्रेंड्स, ये 18 ना वो बोलियाँ हैं, 18 ना देकर कई पुस्तकों में 17 दी हुई हैं। ठीक है, कितनी दी गई हैं? 17। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी में कुल कितनी बोलियाँ हैं, तो उसमें 18 को सही माना गया था। अब वो ये 17 और 18 का कन्फ्यूजन क्या होता है फ्रेंड्स? जो पहाड़ी हिंदी है उसमें इस दोनों को, कुमायूनी गढ़वाली को अलग अलग ना लिखकर क्या लिख देते? पूर्वी पहाड़ी लिख देते। इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे 2 बोलियाँ हो जाती हैं, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। जबकि पूर्वी पहाड़ी में 2 बोलियाँ बोली जाती है, एक कुमायूनी और एक गढ़वाली। इस प्रकार ये अलग अलग हैं, तो इस प्रकार ये टोटल 18 होती हैं। ठीक है, अब प्रश्न इनमें से भी कैसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स? मैं वैसे बताता आ रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो आपसे। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जो बघेली बोली है, इस बोली का संबंध किस उपभाषा से? तो ऑप्शन है उसका आंसर, ऑप्शन में क्या आएगा? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो हमारा आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। जैसे ये अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि मगही बोली का संबंध किस भाषा से? ऑप्शन दे देगा पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी,
ख़ास पहाड़ी हिंदी, तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, बिहारी हिंदी। इस टाइप में क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो आज की हमारी बोलियों का, हिंदी भाषा की जो बोलियाँ थी, उपभाषाएँ थी, इन कुल मिला कह सकते हैं हिंदी भाषा का जो संपूर्ण विभाजन था वो हमने कम्प्लीटली एक एक पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे समझा दिया है। और जो आज की हमारी वीडियो वो बिल्कुल कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना है, हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर करना है फ्रेंड्स। कमेंट और आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स हमारा क्या क्या करना है, आपको चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, जिन दोस्तों को नहीं पता है तो उनसे कहें कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स, लाइक करना है, कमेंट भी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के बात यही है। आज की जो वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अलविदा।